नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और मित्रों, ये आज से मैंने ऐसे ऐसे प्रश्न आपके मतलब जो आज से मैं जो वीडियो शुरू करूँगा उसमें देखिए मित्रों, इतने दिन जो मैं प्रश्न लेके आ रहा था वो मैंने लेवल से थोड़े से ऊंचे प्रश्न लेके आए। ठीक है, जो जितना लेवल था उससे ऊपर जो जितने भी प्रश्न जाने चाहिए वो मैं लेके आ गया। ठीक है, विशेष तौर पर इस हिंदी शिक्षण वीडियो की बात करूं तो बता रहा हूं। ठीक है, आगे सुनिए। आगे ये है कि मित्रों, आज ये जो आप 15 प्रश्न देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल ये ऐसे प्रश्न होंगे मित्रों। ये देखो, आरबीएससी और जो एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं वहाँ से प्रश्न है, और बाकायदा इनमें से प्रश्न, मेरी गारंटी है इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, सीधे सीधे प्रश्न पूछ ले जाएंगे ना। ये मैं कह रहा हूँ, इस पे विश्वास मत कीजिए। आप 15 प्रश्न देख लो, आपको बिल्कुल अच्छे लगेंगे। और हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल आपको प्रतीत होगा कि हाँ सर सत्य कह रहे हैं, है ना। तो आप देख लीजिए इन 15 प्रश्नों को मित्रों। तो बाकायदा ये प्रश्न वही हैं जो सीधे के सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1, कि लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया? लीजिए पहला प्रश्न। ये प्रश्न किसी विद्वान का कथन है मित्रों, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं क्योंकि आपको पता है 15 प्रश्न आते हैं मित्रों शिक्षण विधियों के, हिंदी में बात करूँ तो उनमें से 1 से 2 प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिनमें या तो पुस्तक पूछ ली जाती है या किसी विद्वान का कथन पूछ लिया जाता है ना। तो उस तौर पर उसी पर आधारित, उसी पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न तैयार किए गए मित्रों। और वाकायदा पूरे 15 प्रश्नों को देखना, और 15 में से बिल्कुल आप है ना प्रयास करना कि मित्रों 13 सही हो। ज़्यादा सही हो जाए बहुत अच्छी बात है, 13 से कम हो जाए कि 11-12, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है, त्रुटियों से भी सीखोगे आप, है ना। वापस इन्हीं को है ना, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आज से जो ये प्रश्न है ना मित्रों, इनको सुरक्षित रहिए। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ एक बार इन प्रश्नों को देख लेना ना, क्योंकि आज आप देखा हो, मान लीजिए भूल गए तो बाद में तो पढ़ लेना। ठीक है, तो मित्रों देखिए 13+ आपको स्कोर करना। ठीक है, तो देखिए, लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, यानी कि चित्रों का निर्माण, आकृतियों का निर्माण। उनसे क्या होता है? उनसे ये होता है कि जब चित्र बनाएंगे शुरुआत में, कहने का मतलब है कि पहला स्टेप ये होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए लिखना सीखना। ठीक है, तो पहले स्टेप में जब वो चित्र बनाएंगे, जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाएंगे ना, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाएंगे, ये उनके लिए चित्र ही है ना प्राथमिक स्तर पर। तो मित्रों इससे क्या होगा, उनकी जो मांसपेशी जो लचीली होती है वो मजबूत हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो लिखना सीख जाएंगे ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है, यानी कि चित्र बनाना भी क्या होता है, यहाँ पे अक्षर के समान माना जाता है। तो इस मत का समर्थन किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने, महात्मा गांधी जी ने, अरविंद घोष ने, या विनोबा भावे ने? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर 2, यानी कि महात्मा गांधी जी ने यह कथन कहा था कि लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, याद रखना। एनसीईआरटी से प्रश्न बनाए गए हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 1 में विकल्प 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इन प्रश्नों को आप देखते रहिए। मैं नहीं कहता कि प्रश्न अच्छे हैं, मैं नहीं कहता कि आप ये करो वो करो ना, लाइक करो कमेंट करो। ठीक है, वो तो एक होता है, हमें थोड़ा सा मोटिव मिले, हमें लगे कि हमारी मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही, उसके लिए। बाकी ना हम तो क्या है कि आपके लिए प्रयास करेंगे चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना। तो देखिए, निम्न में से कौन सा व्याख्यान विधि का पद नहीं है? यहाँ पे कौन सा व्याख्यान विधि का पद नहीं है? व्याख्यान विधि आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, यानी कि इसमें शिक्षक व्याख्यान देता रहता है, बालक इसमें निष्क्रिय रहते हैं मित्रों। तो इसमें कौन सा पद, कौन सा सोपान? पद कह दे, सोपान कह दे, चरण कह दे, एक ही चीज़ है। अंग कह दे, एक चीज़ है। तो इसमें कौन सा नहीं होता? तो व्याख्यान विधि में देखिए जो भी चीज़ होती है उसमें देखो पहले भी योजना तो बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि तैयारी होती है। ठीक है, और किसी भी चीज़ पे जो व्याख्यान दिया जाता है, जब बालक उसे निष्क्रिय श्रोता के रूप में सुनता है, तो सक्रिय क्रियाशील शिक्षक रहता है, तो वो किसी चीज़ को व्याख्यान करता है। इसका मतलब वो किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण करता है, और अंत में बालकों ने सीखा कि नहीं सीखा उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। यानी कि इसमें प्रयोग व्याख्यान विधि से संबंधित नहीं है मित्रों, क्योंकि व्याख्यान में तो व्याख्यान दिया जाता है, व्याख्या की जाती है किसी चीज़ की ना। लेकिन प्रयोग ये तो अन्य विधियों में हो गया ना, प्रयोग इससे संबंधित नहीं है मित्रों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए,
प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, छात्रों के अधिगम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है। कहने का मतलब तो यह है कि जो छात्र होते हैं, बालक होते हैं, उनके सीखने का समय समय पर जब मूल्यांकन किया जाता है शिक्षक के द्वारा, वो दो चीज़ों में मदद करता है। पहली चीज़ तो यहाँ आएगी, और शिक्षण विधियों में मदद दूसरी चीज़ ये रही। तो पहली चीज़ क्या आएगी यहाँ पे, ये पूछा है कि छात्रों के सीखने का समय समय पर जो मूल्यांकन किया जाता है ना, आवधिक मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, पता है आपको मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो समय समय पर मूल्यांकन होता है। ये दो चीज़ों में मदद करता है। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे बतानी 4 विकल्प में से, और दूसरी चीज़ है कि इससे मूल्यांकन करने से शिक्षण विधियों में भी शिक्षक की मदद होती है। तो क्या छात्रों को ग्रेड देने में नहीं, मूल्यांकन केवल ग्रेड देने के लिए नहीं होता, ठीक है, छात्रों की बुद्धि की पहचान करने। तो देखिए, हमेशा आपको पता है कि ये तो हमेशा आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में कि मूल्यांकन जो आंकलन टॉपिक है, मूल्यांकन टॉपिक है, आंकलन है, उसमें यह बताया गया है कि कभी भी किसी बच्चे में तुलना मत करो, उसे कभी भी ये मत बताओ कि तू कमज़ोर है ना, यानी कि बुद्धि की पहचान नहीं करने, ठीक है। ये दो चीज़ें हट गई। अब विकल्प 2 है जिनमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो, या तो तीसरा विकल्प है या फिर चौथा है ना, यानी कि 50-50%। कुछ लोग 3 बताएंगे, कुछ लोग 4 बताएंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह शिक्षण विधियों की समझ है, जिसको परख है, वो बताएगा मित्रों विकल्प नंबर 4 को सही बताएगा। कि छात्रों की, एक तो देखो दोनों सही है, गलत नहीं है, दोनों ही विकल्प सही है, लेकिन प्राथमिकता किसे देंगे कि मूल्यांकन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें सुधार भी किया जा सकता है। जैसे मूल्यांकन कर लिया तो शिक्षक को बालक के सामने प्रदर्शित नहीं करना है कि तू कमज़ोर है, शिक्षक को अपने को स्वयं को ध्यान में रखना है कि ये बालक कैसा है, ठीक है, फिर उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ये इसमें मदद करेगा, सही है। लेकिन केवल योग्यता के बारे में जानना नहीं, योग्यता के बारे में जानेगा तभी तो सुधार करेगा, तो ये सही है ना। या तो कह रहे केवल योग्यता के बारे में जानना, है ना, तो यहाँ पे विकल्प 3 नहीं होगा मित्रों, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु सबसे उपयोगी शिक्षण प्रविधि है। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति करनी है, जो भी अपने मन में विचार है उनको बोलकर अभिव्यक्त करने होते हैं, ये होता है भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति। इसका विकास करना है तो सबसे उपयोगी शिक्षण प्रविधि कौन सी है, ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सुनो और बोलो प्रविधि, देखो और बोलो प्रविधि, ध्वनि साम्य प्रविधि, या अभ्यास प्रविधि। तो देखिए मित्रों, आपको पता है ध्वनि साम्य विधि तो होती है कि एक समान जो ध्वनि होती है उसके शब्द सीखने, तो ना एक समान ध्वनि जिनमें निकलती है, जैसे पहले भी बता दिया मैंने, जैसे जाल, है ना, इसमें आल, काल, माल, दाल, नाल, है ना, ताल, इनसे क्या होता है मित्रों, इनसे एक समान ध्वनि है, तो इसको तो आप हटा दोगे, ठीक है। अब एक है सुनो वे बोलो प्रविधि, एक है देखो वे। यहाँ कह रहे कि मौखिक अभिव्यक्ति बोलना है, ठीक है, तो एक अभ्यास प्रविधि भी है। तो देखो अभ्यास प्रविधि हो सकती है कि बार बार अभ्यास करोगे तो अच्छा सीखोगे, है ना, लेकिन अभ्यास तो देखिए हर कौशल से संबंधित है। यहाँ पे कह रहे बोलने से कौशल ना, मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि यहाँ पे तो कौन सा कौशल आया, बोलना कौशल आया मित्रों। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे तो बोलना कौशल आया भाई, है ना। तो अभ्यास तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लिखने में भी अभ्यास हो सकता है, सुनने में भी अभ्यास हो सकता है, तो इस प्रकार इस विकल्प को हटाएंगे। मैं इसीलिए कारण बताता हूँ ना, क्योंकि बाद में देखो मैं सीधा उत्तर बता देगा, प्रश्न संख्या 4 का ये है ना, प्रश्न संख्या 3 का ये है। बहुत सारे चैनलों पर मैंने देखा ऐसा करते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है कि आपको क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो देखो क्लियर करने के लिए समझ, देखो समझ जरूरी होनी चाहिए ना, समझ के आधार पर और भी प्रश्न कर दोगे, है ना। मैंने इसका उत्तर आपको सीधा ये बता दिया, मान लीजिए इसका उत्तर है, फिर बाकी 3 क्या करे पता ही नहीं, और प्रश्न कल ये एग्जाम में नहीं आकर इसका पूछ लिया तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए बताता हूँ मैं, ठीक है। आगे देखो, अब 2 विकल्प बचे, देखो और बोलो कहेंगे या सुनो और बोलो। मौखिक अभिव्यक्ति करनी है तो क्या करोगे, किसी चीज़ को सुनोगे फिर बोलोगे, या किसी चीज़ को देखो और बोलोगे। तो मित्रों यहाँ पे हो जाएगा सुनो और बोलो प्रविधि। आपको पता है सुनेंगे, किसी चीज़ को अच्छी तरह सुनेंगे। देखो भाषाई कौशल में चलो, पहला कौशल कौन सा है, सुनना, सुनना 1 नंबर पे है ना, और बोलना 2 पे, फिर तीसरे पे पढ़ना है, और चौथे पे लिखना। तो पहले सुनेंगे तभी तो अच्छी तरह बोलेंगे, तो सुनना और बोलना प्रविधि होगी। देखो और बोलना नहीं होगी मित्रों, ठीक है, यह नहीं होगी।
तो मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी की बुक से। प्रश्न संख्या 4 में विकल्प 1 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। लीजिए एक और धांसू शानदार प्रश्न है, ये मैं नहीं कहता, ये प्रश्न देखने वाला अपने आप कह देगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की रचना में मुख्य भूमिका किस लेखन की रहती है। जब किसी चीज़ की रचना की जाती है मित्रों, तो उसमें मुख्य भूमिका ये सारे लेखन की है। यानी कि रचना दो प्रकार से होती है मुख्य रूप से, एक मौखिक होती है, एक लिखित होती है। ठीक है, मौखिक का यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे पूछा किस लेखन की, यानी कि लेखन से संबंधित रचना किस टॉपिक में हो रही है। क्या पत्र लिखने में मुख्य भूमिका हो रही है रचना की, क्या निबंध लेखन में, क्या कविता लेखन में, या उक्त कोई नहीं, इसको तो मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब देखो किसी भी कविता को लिखना है, किसी भी निबंध को लिखना है, किसी भी पत्र को लिखना है। पत्र को लिखोगे तो क्या करोगे आप, पत्र तो देखिए पहले आपने पढ़ा है, उसी के आधार पर लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र लेखन की मुख्य भूमिका पूछी है रचना में ना, मुख्य भूमिका नहीं रहती पत्र लेखन में। ठीक है, इसी प्रकार कविता भी आपने पढ़ी है और उसी आधार पर उसी भी कविता को लिख रहे हो या उसके सम्मान भाव के लिख रहे हो तो भी नहीं होगा। देखो निबंध चीज़ ऐसी है मित्रों, निबंध में पहली बात तो देखो आपने ये तो अच्छी तरह पढ़ा कि परीक्षा या परीक्षण कितने प्रकार का, जैसे एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है जिसमें निश्चित उत्तर दिए होते हैं, उसमें विचारों की खुली अभिव्यक्ति नहीं होती। लेकिन निबंध लेखन में बात करूँ मित्रों, आपको पता है निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं, परीक्षण होता है, उसमें क्या होता है, विचारों की खुली या विचारों की कह सकता हूँ स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। नहीं होती तो बताओ मेरे को, नहीं होती तो क्या दूसरा नहीं होती है ना। विचारों की खुली या स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है मित्रों, किसमें होती है, निबंध में। यानी कि इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक ट्रिक है मित्रों, वो ट्रिक जान लो। अगर आपको देखो ऐसे प्रश्न मिल जाए है ना, जिसमें देखो यहाँ पे सारे ही लग रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों लग रहे हैं, लेकिन मित्रों यहाँ पे दूसरा होगा, ऐसे प्रश्न मिल जाए तो क्या करें। वहाँ पे देखो या तो पूछेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या पूछेंगे सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा, जिसमें हमेशा नवीनता आएगी। ऐसे सीटेट में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, उनके लिए हेल्प कर रहा हूँ मैं, सीटेट वालों को बता रहा हूँ, जिनमें नवीनता हो। तो निबंध लिखेंगे तो उसमें अपने नए नए विचार, अपने मस्तिष्क के विचार लिखेंगे। जैसे 250 शब्द का निबंध कह दिया, अब किसी ने तो 500 लिख दी, किसी ने 300 लिख दी, ये उनके अपने अपने विचार है ना, अपने अपने विचार है ना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। तो इसमें रचना की मुख्य भूमिका निबंध लेखन में रहती है मित्रों। विकल्प 2 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 में। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, देखो और रचो विधि के जनक कौन है। अच्छा प्रश्न है, देखो और रचो विधि के जनक है। कुछ नए प्रश्न भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। देखो और रचो विधि, नाम से पता चल गया कि पहले देखना है फिर रचना है। रचना मतलब रचना विधि से संबंधित है, रचना शिक्षण की विधि है मित्रों। तो इसके जनक कौन है, सीताराम चतुर्वेदी, श्रीधर व्यास, डॉक्टर वेस्ट, श्रीमती कोचर। डॉक्टर वेस्ट कहूँ तो अगर पूछे कि भारत में प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन है, भारत में प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न जान लो बस। डॉक्टर वेस्ट है भारत में प्रत्यक्ष विधि के जनक। लेकिन देखो और रचो विधि यानी कि कोई भी शब्द या पद दिखाया जाता है उसके आधार पर रचना की जाती है, इसका जनक है मित्रों सीताराम चतुर्वेदी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। विकल्प 1 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है कि द्रुत पाठ रिक्त स्थान आरका है का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। अच्छा प्रश्न है कि जो मित्रों द्रुत पाठ होता है वो रिक्त स्थान यानी कि किसका एक महत्वपूर्ण प्रकार माना गया। वर्तनी सुधार, उच्चारण सुधार, शेषवर पठन या मौन वाचन। तो वर्तनी सुधार का या उच्चारण सुधार दोनों में द्रुत पाठन नहीं है। ठीक है, शेषवर पाठ में या मौन वाचन में। अब देखो दोनों का अच्छी तरह समझा देता हूँ। शेषवर पाठ पठन की बात करूँ मित्रों, इसके दो हो जाएंगे। यानी कि शेषवर एक तो देखो व्यक्तिगत तरीके से भी शेषवर कर सकते हो, किसी भी चीज़ को एक छात्र गा सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत में एक छात्र भी गा सकता है और एक शिक्षक, यानी कि छात्र और शिक्षक दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, शेषवर की बात करूं तो ये हो जाएगा समूह में, और समूह में कौन गाते हैं, छात्र। ठीक है, तो समूह वाचन और व्यक्तिगत वाचन ये शेषवर के दो प्रकार होंगे, है ना। तो द्रुत पाठ इसमें भी नहीं आएगा। 1 2 3 विकल्प पड़ गया, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि मौन वाचन के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है गंभीर वाचन, यानी कि जिसको सूक्ष्मता से जिस चीज़ का वाचन करे मौन वाचन के अंतर्गत, सूक्ष्मता से करे, जिसको आत्मसात करने अर्थ ग्रहण के माध्यम से करे, वो होता है। और दूसरा होता है द्रुत पाठ। द्रुत पाठ यानी तीव्र गति से पढ़ना, वो केवल आनंद लेने के लिए या किसी चीज़ का नॉर्मल बेसिक नॉलेज लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छी चीज़ है ये मित्रों। विकल्प प्रश्न संख्या जो आपके 7 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर।
इस प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, लेकिन दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 में। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये प्रश्न संख्या 8, कि भाषा अर्जन, एक तो होता है भाषा अर्जित करना, और भाषा अधिगम में कौन सा कथन सत्य नहीं, और एक होता है भाषा सीखना। एक तो भाषा अर्जित करना और एक भाषा सीखना, दोनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है, ध्यान रखना। सत्य नहीं यानी कि गलत कौन सा है। देखो, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती, बिल्कुल सही चीज़ है। भाषा जब सीखोगे तो आप मातृभाषा की सहायता सीखोगे, बिल्कुल सही चीज़ है, सही कथन है। भाषा अर्जन यानी कि जो भाषा अर्जित करना होता है वो सहज व स्वाभाविक है, सही है। बालक जैसे ही बड़ा होता है अपने आप भाषा सीखता है ना, तो भाषा अर्जन कुछ चीज़ वो अपने आप सीखता है, यानी कि भाषा अर्जन है ना वो तो सहज व स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। देखो मित्रों, ऐसे प्रश्न क्यों लाते हैं आप कहोगे सर ऐसे प्रश्न क्या लेके आए, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है ना। सरल है तो मैं नहीं कहता कि मेरा चैनल देखो, ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे देखो। मैं ये बता रहा हूँ कि चीज़ बहुत ज़्यादा, कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। कैसे कि जैसे आपको ये प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, लेकिन भाषा अर्जन चीज़ क्या है, भाषा अधिगम चीज़ क्या है। अब या तो दोनों से प्रश्न आया ना भाई, भाषा अर्जन में भाषा अधिगम में, कल वहाँ पे भाषा अर्जन का ही आ जाए या भाषा अधिगम का जाए, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है ना, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। अब देखो, यानी कि भाषा अर्जन तो सहज और स्वाभाविक होता है, ये इसकी विशेषता है। कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी भाषा अर्जन की विशेषता नहीं है, कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं। तो भाषा अधिगम तो प्रयास करने पर होता है, भाषा को सीखना प्रयास करने पर होता है, लेकिन भाषा अर्जन है वो सहज व स्वाभाविक होता है, ये कथन सही है। चौथा है सांस्कृतिक विभिन्नता, बिल्कुल जैसी संस्कृति है वैसे ही भाषा अर्जन और भाषा अधिगम होगा, सही है। तो इसको प्रभावित करने वाला ये महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल। सांस्कृतिक हुआ, आर्थिक हुआ, पारिवारिक हुआ, राजनीतिक हुआ, नैतिक हुआ, ये सारे जो अपने जीवन के पहलू है, ये विभिन्नताएं हैं मित्रों, ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं, सही है। 3 कथन सत्य है तो अपने आप पता चल गया, चौथा ये तीसरा विकल्प सही नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा है भाषा सीखने में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। एक तो ये ट्रिक हो गई कि नहीं से नहीं को पकड़ लो भाई, नहीं नहीं क्या है, दोनों दोनों दोस्त है, ठीक है, ऐसे पकड़ लो, ये एक ट्रिक होती है मित्रों। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ये कथन गलत है। भाषा सीखेंगे तो भाई मातृभाषा, यहाँ लिखा है कि मातृभाषा में संक्रमण होने की, मातृभाषा की सहायता से तो अन्य भाषाएं सीखेंगे, तो अनुवाद का सहारा तो लिया जाता, हाँ प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो नहीं लिया जाता। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या जो आपके 8 है वहाँ विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न, खुद कहोगे आप, देख लो नहीं लगते तो। और इनमें से 15 में से आप 13 प्रश्न करके बता देना, बहुत अच्छी तैयारी, खुद को मालूम चलना चाहिए ना, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मूल्यांकन की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है मित्रों? प्रश्न संख्या 9 देखिए, मूल्यांकन की मुख्य विशेषता, देखो मूल्यांकन की बहुत सारी विशेषता है, वैधता है, व्यापकता है, विश्वसनीयता है, विभेदकारिता है, व्यावहारिकता है, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन की विशेषता है। लेकिन पूछा क्या है, सबसे मुख्य पूछा है ना, सबसे मुख्य विशेषता, ये ध्यान में रखो। व्यापकता, देखो व्यापकता जरूरी होती है, लेकिन इन ऑप्शनों के अनुसार बिल्कुल जरूर नहीं होगी। क्यों? व्यापकता होती है कि जितने आपके सिलेबस में टॉपिक है उन सारों में से प्रश्न। अब मान लीजिए यहाँ हिंदी का ले लीजिए, ठीक है, अब हिंदी शिक्षण विधियों में मान लीजिए आपके 10 टॉपिक है, ठीक है, अब प्रश्न मान लीजिए 10 के कितने आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे। तो भाई साहब ऐसा जरूर थोड़ी ना है कि 10 से सभी से एक एक प्रश्न पूछ लिया जाए फिर 15 करें, नहीं, 8 से भी प्रश्न कर देंगे, वो 2 को नहीं करेंगे, तो ये व्यापकता यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। ये इसकी मुख्य विशेषता, जरूर नहीं है कि व्यापकता हो ही हो, हाँ ये ठीक है, विशेषता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए और होती है, लेकिन मित्रों ये जो विकल्प के अनुसार है ना, तब ये नहीं करेंगे, ठीक है। फिर विश्वसनीयता करेंगे, जांच में सुगमता, व्यावहारिकता तो ये कोई मुख्य विशेषता नहीं हुई। जांच में आसानी होना, नहीं, ये भी मुख्य विशेषता नहीं हुई। मुख्य विशेषता हो जाती है मित्रों विश्वसनीयता, है ना, विश्वसनीयता मुख्य विशेषता हो जाती है। देखने में पता चलेगा, आपको पता है विश्वसनीयता कैसे, कि जैसे कोई टेस्ट लिया, है ना, एक बच्चे का टेस्ट किया गया, 100 में से 80 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। अब उसका 3 शिक्षकों से टेस्ट को चेक करवाया वापस, तो एक ने बताया तो 80 सही है, एक ने कहा कि नहीं 81 आ रहे, एक ने कहा नहीं 82 आ रहे।
थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है विश्वसनीयता में। एक चीज़ आपको नहीं बता दूं, मैं नहीं सीखा बता दूं ना, आपने यही पढ़ा है कि एक परीक्षण का बार बार अंकन किया जाए तो समान अंक होना चाहिए, बार बार मापन करना, वो विश्वसनीयता होता है। विश्वसनीय ठीक है, यहाँ 80 81 82 में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर कह दे कि एक शिक्षक कह रहा 80 आ रहे हैं, एक कह रहा नहीं 96 आ रहे हैं, एक कह रहा नहीं 65 आ रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो विश्वसनीय नहीं है मित्रों। विश्वसनीय चीज़ ये बिल्कुल विश्वसनीय है ना, यानी कि एक से अधिक बार अगर उस चीज़ को जांच करवाया जाए तो समान अंक आना, तो मित्रों वो होती है विश्वसनीयता। प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 2 सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10 में चलिए। प्रश्न संख्या 10 है, प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है? प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है? प्रत्यक्ष विधि आपने पढ़ी होगी, हिंदी में भी संस्कृत में भी लगभग सेम चलती। प्रत्यक्ष विधि मुख्य चीज़ है कि इसको माध्यम से ही सिखाया जाता है, यानी इसमें मातृभाषा वर्जित है। ये चीज़ पहले ही बता देता हूँ आपको मैं, फिर भी आप उत्तर बता नहीं पाओगे तो गलती आपकी। मैंने ये बता दिया कि मातृभाषा वर्जित है, मातृभाषा की सहायता इसमें नहीं ली जाती, ठीक है। अब करो इसको। अनुकरण द्वारा लक्ष्य भाषा सीखता है बालक, अनुवाद का सहारा लेता है, व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है, चित्रों में शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो मित्रों, चित्रों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें शैक्षणिक जो सहायक सामग्री उसका भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है ना। ये कोई इसकी मतलब ऐसा कभी नहीं बता रखा है प्रत्यक्ष विधि में कि जैसे कोई शिक्षण अधिगम सामग्री या चित्र इसका प्रयोग नहीं किया जाता ना, प्रयोग तो किया जाता है, ठीक है। तो इस विकल्प को हटाना पड़ेगा मुझे, इनका प्रयोग किया जाता है, नहीं आ गया इसलिए हटा दो। व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है, गलत। प्रत्यक्ष विधि आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल दे रखा है, वहाँ पे व्याकरण के नियमों पर बल नहीं दिया जाता। इसमें तो भाषा के जो कौशल होते हैं ना वो सिखाए जाते हैं ना, केवल व्याकरण के नियम नहीं सिखाए जाते, भाषा की दक्षता इसमें विकसित की जाती है बालक में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत। अब दो विकल्प बचे भाई साहब, पहला व दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उत्तर निकलेगा इसका। एक तो कह रहा है कि अनुकरण द्वारा लक्ष्य भाषा सीखता है, एक कहता है अनुवाद के द्वारा लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा मतलब दूसरी भाषा, ये पहली भाषा तो है, दूसरी भाषा। अब पहली भाषा यहाँ कौन सी होगी? यहाँ पहली भाषा मातृभाषा नहीं है मित्रों, यहाँ पहली भाषा मातृभाषा नहीं है, तो फिर अनुवाद का सहारा इसमें नहीं लिया जाता। अगर इसमें मातृभाषा पहली भाषा होती और दूसरी जो भी हिंदी है जो भी सीखनी लक्ष्य भाषा यानी कि दूसरी भाषा यानी जो सीखने जाने वाली भाषा है ना, तो इसमें अनुकरण करके सीखी जाती है। शिक्षक माध्यम में पढ़ाता है, संस्कृत को संस्कृत में सिखाता है, हिंदी को हिंदी में सिखाएगा, अंग्रेजी को अंग्रेजी माध्यम में सिखाएगा, तो बालक उस चीज़ का अनुकरण करेंगे, यानी अनुकरण द्वारा लक्ष्य भाषा सीखता है। ये कथन सही है, अनुवाद का सहारा नहीं लेगा क्योंकि इसमें मातृभाषा तो वर्जित है। तो मित्रों इसमें दो भाषा के मध्य अनुवाद नहीं होगा, तो विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में। प्रश्न संख्या 11वां, निम्न में से कौन सा एक हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में सम्मिलित पद नहीं है? अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में सम्मिलित पद नहीं है पूछा है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, पंचपदीय यानी कि 5 पद बताए हर्बर्ट ने, 5 सोपान बताए, ठीक है। नाम से पता चल रहा है पंचपदीय, J.F. हर्बर्ट ने। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध या मूल्यांकन कौन सा पद नहीं है? तो देखिए मित्रों इसने सबसे पहला पद बताया है प्रस्तावना, सही है। दूसरी चीज इन्होंने बताई विषय को प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है। तीसरी चीज इन्होंने बताई, वैसे आप पढ़ोगे कि तुलना, तुलना, संबंध, समानता इसी में आते हैं, ये भी बताया, ठीक है। चौथा इन्होंने बताया मित्रों सामान्यकरण करना, तुलना में संबंध कर लिया, उसके बाद सामान्यकरण सीखना ना, सामान्यकरण या जिसे कह दूं मैं नियमीकरण, यानी उस चीज़ का नियम बना देना, ठीक है, सिद्धांतों के आधार पर सीखना। तो सामान्यकरण या नियमीकरण ये चौथा होगा। और 5वां हो जाता है मित्रों जो भी चीज़ है उसका वापिस पुनः प्रयोग करना, यानी कि प्रयोग। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना व संबंध, चौथा सामान्यकरण या नियमीकरण, 5वां प्रयोग। कहने का मतलब आप वैसे मूल्यांकन को देखो, क्योंकि मूल्यांकन हर चीज़ का अंतिम उद्देश्य होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। यहाँ मूल्यांकन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मित्रों आपने पढ़ा होगा हर्बर्ट की पंचपदी विधि जहाँ पर भी पढ़ी, किसी भी बुक में पढ़ लो, तुरंत अगली विधि कौन सी आएगी? अगली तुरंत विधि मूल्यांकन विधि आएगी, उसमें मूल्यांकन का जिक्र है, इसमें मूल्यांकन नहीं बताया मित्रों ना। तो पूछा जाता है मूल्यांकन किस पे आधारित विकसित विधि? हर्बर्ट की पंचपदी पे आधारित ही विकसित विधि हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। ये सरल प्रश्न नहीं है मित्रों, ये बहुत ही टफ प्रश्न है। अगर ये आपको आ जाते हैं तो समझ जाना
है ना। यहाँ 15 में से अगर आप 13 प्रश्न करके दिखा देते हो मेरे को, तो बिल्कुल मेरी 100% गारंटी है, मैं यहीं पे बैठा हूँ मित्रों, मेरे को गलत ठहरा देना। 15 में से अगर आप इसमें से इस टेस्ट में से आप 13 कर देते हो, इस टेस्ट में से कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक बालक ने 15 में से 13 कर दिए, रोज़ वो 10-10 करता है, नहीं। 15 में से आप ऐसे प्रश्नों को 13 सही हल कर देते हो, तो मित्रों आपके 25 प्लस की गारंटी मैं लेता हूँ हिंदी में, ठीक है, 25 प्लस की। देखिए, भाषा सीखने का मूलभूत उद्देश्य कौन सा है? कहोगे सर वो सरल प्रश्न है। सरल प्रश्न नहीं है भाई, लेवल ही इतना है। भाषा सीखने का मूलभूत उद्देश्य पूछा है। आदेश निर्देश दे सकना, अपने मन की बातें कह सकना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या प्रत्येक परिस्थिति में भाषा का सही प्रयोग करना। बताइए, 4 विकल्प है, 1 2 3 4। आदेश निर्देश दे सकना गलत। केवल आदेश निर्देश आप दे रहे हो, यानी कि आप खुद बोल रहे हो, ठीक है, आदेश निर्देश दे दिया, तो क्या ये भाषा सीखना हो गया? ये मूलभूत उद्देश्य नहीं होगा। दूसरा और तीसरा विकल्प बड़े मज़ेदार विकल्प है मित्रों, अलग अलग कर दिया दोनों को। दूसरे और तीसरा सम्मिलित है, तो कैसे कि दूसरों की बातों को पहले तो समझेंगे, यानी कि सुनेंगे फिर समझेंगे, यानी कि वही बात अभी मैंने एक पिछले प्रश्न में बताई थी इसी वीडियो में। पहले सुनना, किसी बात को सुन के अच्छी तरह समझेंगे, और फिर डेवलप होगा कौन सा कौशल? बोलना सुनने के बाद, यानी कि फिर अपने मन की बातें कह सकना। ये दोनों तो एक विकल्प में आते तब हो जाता, दोनों को अलग अलग कर दिया तो दोनों अलग करने पे दोनों ही गलत हो जाएंगे, विकल्प एक सही हो जाता है। देखो कितनी अच्छी तरह समझा है मैंने ना, बस यही चीज़ बता रहा हूँ मैं। प्रत्येक परिस्थिति में भाषा का सही प्रयोग करना, बिल्कुल सही। परिस्थिति के अनुसार भाषा का या शब्दों का प्रयोग करना, कैसे? जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, वो घड़ी किसकी है? वो दुख की घड़ी, तो दुख में हम कैसे शब्द बोलेंगे? बधाई देंगे? नहीं, दुख में तो सांत्वना भरे शब्द बोलेंगे, है ना, उसे ढांढस बंधवाएंगे, सांत्वना देंगे, ठीक है। और सुख की घड़ी हो, किसी का विवाह हो, तो उसे शुभकामनाएं कहेंगे, या ऐसा कहेंगे हे राम, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब जैसी परिस्थिति हो उस अनुसार भाषा का, शब्दों का सही प्रयोग करना, भाषा दक्षता का प्रयोग करना, सभी कौशलों का विकास करना, या भाषा सीखने का मित्रों मूलभूत उद्देश्य हो जाता है, याद रखना। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। पाठ के अंत में अभ्यास व गतिविधियों का उद्देश्य नहीं। अच्छा प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास भी दे रखा है, गतिविधि भी दे रखा है, क्यों देते हैं? इनका उद्देश्य कौन सा नहीं है? क्या उससे भाषा का विस्तार होता है? बिल्कुल सही है। पाठ के अंत में अभ्यास व गतिविधि देते हैं, कुछ नई चीज़ें होती है बालक, है ना, बालक के लिए, तो उनसे क्या होता है? बालक में शब्द भंडार विकसित होता है, भाषा का विस्तार होता है, सही है। बालक जब उन अभ्यास व गतिविधियों को हल करेगा, सरल करेगा, उसका उत्तर निकालेगा, तो उसमें क्रिएटिविटी, मैंने अभी कहा कि कुछ नवीन चीज़ें होता है, इसमें मैंने कहा नवीन चीज़ें होती है, नया शब्द भंडार होता है, तो नवीनता सृजनात्मकता इससे संबंधित है, सृजनात्मकता का विकास हो रहा, सही है। और बच्चों में अभिव्यक्ति विकसित होना, ये भी कथन है, सही है, बिल्कुल अभिव्यक्ति विकसित होती है ना। अभ्यास और गतिविधियों को जब वो याद करेगा, दोबारा सरमौखिक रूप से उनको, जो उनके शिक्षक होगा वो पूछेगा, तो उनमें बोलने की अभिव्यक्ति भी विकसित होगी, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना, ये इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है मित्रों ऐसा। विकल्प 4 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 13वें में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। एक और बढ़िया प्रश्न, जैसा कि पहले भी मैंने बता दिया है कि शैक्षिक उद्देश्य से प्रश्न किसी भी विषय में पूछ सकते हैं। ये आ गया, कृष्णा, कृष्णा नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई की कविता का शेषर वाचन करता है। समझ रखो, आप कहोगे कृष्णा लड़की भी हो सकती, लेकिन करता है लड़का, ठीक है। एक चीज़ ऐसी बताई मैंने, कृष्णा रानी लक्ष्मीबाई की कविता का शेषर वाचन, किसी भी कविता का शेषर वाचन करो, महाराणा प्रताप की कर लो, लक्ष्मीबाई जी करो, तात्या टोपे किसी भी करो, रानी लक्ष्मीबाई की कविता का क्या कर रहा है? शेषर वाचन कर रहा है। तो ये कौन से शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? ज्ञान, कौशल, अवबोध, अभिरुचि। अभिरुचि में अभिरुचि होती है, अवबोध में तुलना, संबंध, सामान्यकरण, वर्गीकरण, पहचान, सोच समझ, ये होती है, हटा दो। ज्ञान में सामान्य विषय वस्तु की सामान्य जानकारी, ये भी हटा दो। यहाँ पे देखो, उसने जब शेषवाचन किया, पहली बार कुछ अशुद्धियाँ भी आएगी, शिक्षक उसको सुधारेगा, फिर अशुद्धि आएगी, सुधारेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो शेषवाचन करता है, शेषवाचन कर सकता है, कर लेता है ना, या करता है, इसका मतलब उसमें वो शेषवाचन करने का गुण, जो स्किल है, वो डेवलप हो गया, कौशल हो गया उसमें, है ना। तो कौशल की पूर्ति हो जाती है मित्रों। विकल्प 2 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 14वें में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15वें पर। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15वां, कि वाचन की कौन सी विधि संकोची छात्रों के लिए उपयोगी है? वाचन की कौन सी विधि है जो संकोची छात्रों के लिए उपयोगी है, पूछा है। व्यक्तिगत वाचन, आदर्श वाचन, संवेद वाचन, उपयोग सभी। देखिए मित्रों, आदर्श वाचन की बात करूं मैं, तो ये तो शिक्षक द्वारा किया जाता है, ठीक है,
शिक्षक से संबंधित है ना। यहाँ पूछा संकोचित छात्र नाम दे रखा, इसको हटा दूंगा मैं, एक विकल्प हट गया तो उपयुक्त सभी भी हट जाएगा। बस सीधा सा सरल सा प्रश्न है, वैसे देखे तो बहुत टफ लगेगा। अब दो विकल्प बचे, व्यक्तिगत या समवेत। देखो संकोच छात्र है जिसे शंका होती है, जब भी उससे कहते हैं कि भाई इस चीज़ का तुम मतलब ये वाचन कर, तो उसको पहले से क्या होता है, डर लगता है, भय होता है, झिझक होती है, संकोच होते हैं ना। तो उसको हम संकोच छात्रों के लिए उपयोगी है ना, संकोच दूर करने के लिए हम उससे व्यक्तिगत वाचन करवाएंगे या समवेत। समवेत मतलब क्या होता है, समवेत मतलब समूह में। और जब बात संकोच की आती है तो सीधी सी बात है, शेषवर वाचन करवाने से ही पता चलेगा ना। और शेषवर वाचन करने पर क्या होता है कि खुद को देखो थोड़ा सा अलग होता है। एक तो जैसे सीधा पढ़ाना पड़ता है वो तो पढ़ लेता है फिर भी टूटा फूटा, शेषवर में राग लय ताल इनसे क्या होता है उसकी झिझक होती है कि भाई मैं ऐसे पढ़ूंगा, मेरी आवाज़ कैसी, वो सारी चीज़ें उसके मन मस्तिष्क में चलती रहती है ना। तो व्यक्तिगत वाचन वो नहीं कर सकता, तो संकोची छात्रों को पहले करवाना पड़ेगा समूह वाचन या समवेत वाचन। ये चीज़ ध्यान रखना, पहले समूह वाचन करवाओगे, अगर वो डेवलप हो गया उसमें तो फिर वो व्यक्तिगत वाचन कर सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। विकल्प 3 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 में। मैंने आज बहुत ज़्यादा समय लिया है रोज़ की तुलना में, वो इसीलिए क्योंकि आज बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, मेहनत करके बनाए हैं, तो अच्छी तरह उनको आपको व्याख्या विश्लेषण किया, समझाया। तो मित्रों ये थे 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीट के लिए, सीटेट के लिए, यूपी टेट, डीएसएसबी, ऑल एग्जाम जो टेट एग्जाम जिनमें हिंदी शिक्षण विधियां रखी जाती है। और इनमें से एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो मित्रों आरपीएससी सेकंड ग्रेड तक पूछ लिए। बोलो आप कहते हो सरल प्रश्न है, नहीं है सरल, ठीक है। अब देखो तो मित्रों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, आपका स्वागत है। और हाँ कमेंट भी, आपको अच्छा लगा वीडियो तो अच्छी कमेंट कीजिए, नहीं लगा तो बुरी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों नज़रिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा ही है, ठीक है। तो मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ से यही कहना है कि शेयर कीजिए, हम नहीं कह सकते कि शेयर मत कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 15 में से आपकी कितना स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, डरिए मत, जिसके 10 हो रहा है वो भी लिखिए 10, क्योंकि गलतियों से सीख रहे हैं ना। तो मित्रों मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।